मैं मजाक में कहता हूँ कि हिंदुस्तानियों के पास एक विरासत में मिली हुई कला है कि हाउ टू इंक्रीज पॉपुलेशन, हाउ टू इंक्रीज ऑटोमोबाइल नंबर। ये दोनों में हम बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये समस्या जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी है, और इसलिए फॉसिल फ्यूल के कारण ये जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत बड़ा हमारी समस्या है। ब्राजील ने हमको ये सिखाया कि हमारा जो गांव गरीब मजदूर किसान है, जो हमारे एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र से संबंधित है, वो देश के लिए कैसे वरदान हो सकता है, और ये ब्राजील से प्रेरणा मिली है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जा दाता है। ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता है। और ईंधन दाता नहीं तो हम ब्राजील में भी आगे गए, हमारे किसान बिटुमिन बना रहे, बिटुमिन दाता बन गए। अब बिटुमिन दाता भी नहीं, हवाई ईंधन दाता बनेंगे, और अब हवाई ईंधन दाता नहीं तो आगे हाइड्रोजन दाता बनेंगे। तो ये जो चेंज इन एग्रीकल्चर है ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राजील के जीडीपी ग्रोथ में 22% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है, और हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। जब गांधी जी कहते थे कि हमारा भारत में 90% आबादी गांव में रहती है, अब वो 60% पे आई है। 30% माइग्रेशन हुआ है एग्रीकल्चर टू अर्बन सेक्टर। ये खुशी से नहीं हुआ है, ये मजबूरी से हुआ है, और इसका कारण यही है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है। गांव में रोजगार नहीं है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और किसानों के फसल को सही दाम नहीं है। और ये जो 12% ग्रोथ है ये हमको बढ़ाकर 24% जब हम करेंगे जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो यह परिस्थिति बदल जाएगी। और इसकी प्रेरणा हमें ब्राजील ने दी है, ये बड़े नम्रतापूर्वक मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, भारत आत्मनिर्भर भारत बने। और ये अगर करना है तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। आज हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का। पेट्रोल, डीजल, ये सब हम बाहर से ले रहे हैं, और ये जितने प्रमाण में हम लेते हैं उसके कारण बहुत सी अनेक समस्याएं भी अलगता से खड़ी हुई है। जिन देशों की इकोनॉमी इसके कारण स्ट्रांग बनी है उनका एटीट्यूड और अप्रोच अलग प्रकार का है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कुछ प्रगति और विकास, ये जो फॉसिल फ्यूल के विकास में जिनके पास इसका स्टार्टअप हुआ है, उन पैसे का उपयोग कभी कभी किस दिशा में हो रहा है ये भी दुनिया को सोचने का विषय है। और ऐसे समय हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात की, और परसों के रेजोल्यूशन में भी ये बात सामने आई कि हम एविएशन सेक्टर में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उसको प्रायोरिटी देंगे। हम विशेष रूप से हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बायो फ्यूल को प्रायोरिटी देंगे, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल। और हिंदुस्तान को समुद्र है, क्योंकि मैं जब 11 साल से ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, और जब से मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करने लगा तो पहले लोग हंसते थे। मुझे याद है मैं जब पार्टी का प्रेसिडेंट था बीजेपी का, तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करता था तो मुझे हमारे साथी कहते थे ये नहीं होने वाला है, क्यों बात करते हो। और परिस्थिति बदल गई है, अब हमारा देश भी समझने लगा, दुनिया भी समझने लगी। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, इलेक्ट्रिक बस है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी अब जल्दी आने वाली है। तो पूरी तरह से एक प्रकार से पैरामीटर बदल रहे हैं। हमारे देश में हाइड्रोजन की गाड़ी है, मैं गाड़ी में घूमता हूँ, ये टोयोटो के बैठे गुलाटी जी, इनको विक्रम किर्लोस्कर मेरे मित्र थे, मैंने उनको कहा था कि मुझे लोगों को जब मैं बताता हूँ कि 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलती तो लोग विश्वास नहीं रखते, हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल है, लोग विश्वास नहीं रखते। तो आप पायलट प्रोजेक्ट करके गाड़ी तो इसको प्रचार करते हो,
अब लोगों को इस बात का विश्वास होगा, इतनी बड़ी प्रमाण पे हमने अभी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में विकास किया है। ये मंत्री होने के नाते मुझे इसकी बहुत खुशी है और मेरी एम्बिशन है कि हिंदुस्तान इसमें विश्व में प्रथम क्रमांक पर जाए। मैं जब मंत्री बना तो हमारा नंबर 14वें नंबर पर था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में, अब 7वें नंबर पर आया और अभी 7-8 महीने पहले हमारा नंबर 3रे नंबर पर आया है। अब हमारी इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ रुपए की हुई है, जापान का पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर है और अब अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका 78 लाख करोड़ उनकी इंडस्ट्री का साइज है। फिर उसके बाद में चीन है, वो 49 लाख करोड़ उनका साइज है। अब हमारा 22 लाख करोड़ है और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में स्टेट और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारे 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे ऑटोमोबाइल और एक्सपोर्ट में हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। 2 व्हीलर में हम देश में पहले नंबर पर है। हमारी बजाज, टीवीएस, होंडा, हीरो ये 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में ट्रैक्टर नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो आज आने वाले समय में इस सेक्टर में हम इतनी प्रगति कर रहे हैं, हमारी इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां आ रही है कि जो बाहर की कंपनियां अभी कुछ दिन पहले एक ब्रांड को छोड़कर सब ब्रांड हिंदुस्तान में है। मर्सिडीज के वर्ल्ड के चेयरमैन मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 20,000 मर्सिडीज बना रहे हैं। मैंने कहा 20,000 क्यों बना रहे, आप 2 लाख क्यों नहीं बनाते? आप नंबर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, बेनिफिट लोगों को भी मिलेगा, आपका भी टर्नओवर बढ़ेगा। तो आप ऐसा कुछ करें कि आपका टर्नओवर बढ़े। अब आने वाले समय में ऐसी स्थिति है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए वेटिंग लिस्ट लगने लगी। मुझे याद है जब मैं इलेक्ट्रिक की वकालत करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए कौन है? अब ये कोई सवाल नहीं पूछता। अब हर आदमी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस पॉपुलर हो गई। मैं तो फ्लैश चार्जिंग की जो बस है उसका पहला पायलट प्रोजेक्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन है, एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर है और जब बस खड़ी होगी तो फ्लैश चार्जर आएगा। हिटैची और सिमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा और इका करके 2 कंपनियां रोलिंग स्टॉक भी बनाने वाले हैं और वो नीचे आएगा चार्जर, आधा मिनट में चार्ज होगा, फिर आगे जाएगा, फिर 40 किलोमीटर चार्ज होगा। तो नेचुरली मैंने ये डिक्लेयर किया है कि इसका रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है, इसमें बस होस्टेस भी होगी, चाय कॉफी नाश्ता भी मिलेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी बड़ा रेगुलेशन होगा। अब NHAI में मैंने कंपनी बनाई है और उसमें हमारे पूरे रोड पर ये प्लान है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग बस शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा रेगुलेशन होगा। अभी हमारे रोड अच्छे बन गए हैं। आप में से लोग जब हिंदुस्तान में आएंगे तो आपको पता ही चलेगा, दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, 3 महीने के बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 4.5 घंटे लगते थे, 3-4 महीने के बाद 2 घंटे में होगा। अभी अपना पानीपत से एयरपोर्ट जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अभी हमने नया द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, UR2 बनाया, आप 35-30 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी हम चेन्नई से बेंगलोर 6 घंटे लगते थे, 2 घंटे में हो जाएगा इस साल दिसंबर तक। हम दिल्ली से मुंबई हमने हाईवे बना लिया है, वो 48 घंटे लगते थे, 12 घंटे में गाड़ी चली जाएगी। रोड अच्छे बने तो रोड साइड हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन डाल देंगे, फ्लैश चार्जिंग की गाड़ियां, बसेस खड़ी होगी, ट्रक खड़ी होगी तो हमारा ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना की 8% है, यूरोपियन कंट्रीज और बाकी अमेरिका की 12% है। और मैंने ये डिक्लेयर किया था कि हम 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे लाएंगे। वो अगले साल तक हम 9% पे आएंगे
क्योंकि फ्यूल में भी बचाएंगे और रोड भी अच्छे हो जाएंगे, एक्सेस कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि इसके कारण देश में काफी बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और एक्सपोर्ट में 16% कॉस्ट कम करने से हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, क्योंकि मोर कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो आने वाले समय में हमारा देश बदल रहा है, सभी क्षेत्रों में बदल रहा है, और ये जो बदल हुआ है निश्चित रूप से हमारे देशवासियों के लिए आनंद और समाधान का विषय है। और मैं ये मानता हूं कि अब जैसे आईटी सेक्टर में आप देखिए, पूरे विश्व में जहां जाएंगे वहां हमारा आईटी सेक्टर कितने इंजीनियर अच्छा काम करेंगे। मुझे याद है, मैं बहुत पहले जापान के प्रधानमंत्रियों को मिला था, तो उन्होंने पूछा था कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने विचार करते हैं। अमेरिका, यूरोप में हमारे 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। तो नॉलेज में और हम कम नहीं है, और इसलिए 2 फिलॉसफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. ये बात में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो है कि no person, no material is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मुझे इस बात की खुशी है कि अब सब क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हमने रोड बनाया, 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया, और अभी गंदा पानी जो है वो भी हम बेच रहे हैं। मैंने मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट किया था, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो 80 ml स्लज जो थी मथुरा की, तो 40% हमने दिए, 60% इन्वेस्टर कंपनी ने लगाया, और इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है मथुरा में। उन्हें चेयरमैन साहब को बुलाया, मैंने कहा पानी कहाँ से लेते हो? बोले यूपी सरकार से। कितने पैसे देते हो? 25 करोड़। मतलब मैं 5 करोड़ आपके बचा देता हूँ, आप 20 करोड़ दीजिए। और हमने वहाँ हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट डाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई, और 40% केवल सरकार ने दिए, 60% उन्होंने लगाया। 20 करोड़ रुपए के पानी के 5 करोड़ इंडियन ऑयल के बच गए, और हमने वो सक्सेसफुल किया। तो सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में, पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करने की कमी है। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे इनविट मॉडल को लॉन्च किया था, 7 दिन का समय था, और मैं अपने फैमिली के साथ गोवा में गया था। मुझे पहले ही दिन दोपहर को 1 बजे हमारे फाइनेंस मेंबर का फोन आया, सर जल्दी मुंबई आइए। बोला क्यों? बोले यहाँ पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो मैंने बोला अभी कैसे करूं? तो मैं दूसरे दिन गया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाई, घंटा बजाई, तब बॉन्ड इश्यू को खत्म किया। बोले तो पैसे वापस कैसे करेंगे? हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं, 5 लाख करोड़ के काम हर साल कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है। ट्रांसपेरेंट है, करप्शन फ्री है, और क्वालिटी कॉन्शियस है। मैंने तो बहुत कॉन्ट्रैक्टर को कहा है कि तुम काम खराब करोगे तुमको जेल में डालूंगा, तुम्हारी धुलाई करूंगा। अभी मैं यहाँ से जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर, टोल वाले जो मिलते हैं उनको ऊपर FIR डाल के उनको ठोकने का काम। मैं कहा आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दिस, दीज आर द एसेट ऑफ माय कंट्री। मैं इसके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। और आज इसीलिए हमारे देश में कोई पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, और सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है। तो वर्ल्ड में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ लेने लायक है, वो हमने लेना चाहिए, और जो हमारा है वो वर्ल्ड को पहुंचाना चाहिए। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग विज्ञान, हमारी संस्कृति विश्व के आकर्षण केंद्र बनी हुई है। मैं श्री श्री रविशंकर जी के काफी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो उनका फोन मुझे आया था, तो बता रहे थे कि यहाँ के अनेक देशों में लाखों में उनके फॉलोअर हैं। इसका कारण यही है कि हमारे पूरे विश्व में हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत को बहुत बड़ी मान्यता है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबके साथ न्याय होना चाहिए, यही कहते हैं। विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था,
उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए आपके पास नहीं आया। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी भगवान को मानिए, अंतों को गत्वा हम सब वहीं पहुंचने वाले हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारक ए शिवम प्रति